जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक बहुत ही लेटेस्ट डिबेट, जिसमें हामिद बसानी और कमर चीमा के बीच एक बहुत ही जबरदस्त विश्लेषण हुआ है। और उस विश्लेषण में सीधा सीधा कहा गया है कि जैसे टीएलपी और टीटीपी को पाकिस्तान की हुकूमत अपनी हुकूमत बचाने के लिए माफ किए जा रही है, उनके जो बड़े लीडर आतंकवादी थे उनको जेलों से निकाली जा रही है। उसी क्रम में एक एलएस अल जमात जो है संगठन, आतंकी संगठन है, वो भी अभी रोड पे आने की पूरी तैयारी कर चुका है, क्योंकि उनके भी आतंकवादी रोडों पे है, तो उन जेलों में है, सॉरी, तो उनको भी जेलों में निकालने के लिए अब पाकिस्तान की सड़कों पे सीधा सीधा बहुत भयंकर वाला आतंक मचने वाला है, क्योंकि वो आतंकवादी संगठन भी अब अपनी जमात और अपने लोगों को लेकर रोडों पे निकलने वाला है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने भी इमरान खान पे सीधा सीधा क्वेश्चन मार्क उठाया है कि आप तो सरकार में हो और सरकार का काम होता है आतंकवादी संगठनों को पकड़ना और उन्हें सजा दिलवाना, जबकि आप उसका उलट काम कर रहे हो। और ये कर भी क्यों नहीं रहा है? क्योंकि ये सिर्फ अपनी हुकूमत बचाने की फुल तैयारी में है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों क्योंकि वो जो जजेस हैं उन्होंने भी ये आज कहा है। उन्होंने कहा है आपका काम तो कल्प्रिट्स के पीछे जाना होता है। ये जो जस्टिस अमीन साहब थे उन्होंने सवाल किया कि आपका काम तो कल्प्रिट्स के पीछे जाना है, आप कल्प्रिट्स के साथ बैठ गए हैं। और दूसरा उन्होंने ये जो वो कहते जी टॉप लेवल पे तो सारे लोग बैठे हुए हैं और नीचे आप लोग सजाएं देना चाह रहे हैं। और दूसरा ये है कि ये वो कहते हैं सिक्योरिटी का फेलियर है। इंटेलिजेंस एजेंसीज पे उन्होंने सवाल उठाया कि जी आप इंटेलिजेंस एजेंसी जो है वो कहाँ पे थी। तो सर ये भी फ्रेमवर्क डेवलप होता है कि नॉर्मली पाकिस्तान में सवाल नहीं किया जाता, हादसे हो जाते हैं, बातें हो जाती हैं, जो लोग इन्वॉल्व होते हैं वो पता कोई नहीं चलता। तो ये बेसिकली एक मूड है या एक नेशनल ये बेहिसी है जो हमारे टॉप लेवल के जो सियासतदानों में या इदारों के हेड्स के लोगों में होता है कि वो किसी भी जिम्मेदारी फिक्स नहीं करते। वो बस बात जो नुकसान हो जाता है और उससे कोई सबक नहीं सीखा जाता। तो अभी आप समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर इतनी जान है या जजेस के अंदर इतना है कि वो दे कैन होल्ड द गवर्नमेंट एंड द इंस्टीट्यूशंस अकाउंटेबल। ये जो 2014 वाला वाकया है सर, ये बच्चों के साथ, और अभी क्योंकि टीटीपी के साथ मुज़ाकरात भी हो रहे हैं। देखें जी, सुप्रीम कोर्ट में एज ए इदारा तो डेफिनेटली इतनी जान भी है और अथॉरिटी भी है, लेकिन अब गुज़श्ता वही बात रह गई कि 2-3 सालों में या 4 सालों में जिस तरह का जुडिशल सिस्टम चल रहा है और जो रवायात हमारे सामने हैं, उनकी मौजूदगी में तो सिचुएशन टोटली एक डिफरेंट शक्ल में भी सामने आ रही है कि गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा स्पेस दी जा रही है। और ये आप देखें, ये हमारी जो पाकिस्तान में जुडिशल सिस्टम का ये नशीबो फराज है कि कई दफ़ा एक हुकूमत आगे आ गई तो उन्होंने इस तरीके से उसको फोकस किया कि उसको 1 इंच की स्पेस भी नहीं दी जो उसका ड्यू राइट बनता है, और कुछ लोगों को इतनी ज़्यादा स्पेस दे दी कि जो किसी सूरत में नहीं होनी चाहिए थी। जिसमें आप देख लें अब ये इन 3 सालों में जजेस ने कितने सोए मोटो लिए हैं, जो उनके अपनी स्वाबदीद पे जो नोटिस लेने के राइट्स हैं, और उससे 3 साल पहले जो है वो क्या है जो आपने देखा था कि हर दूसरी बात पे जो है वो जजेस खुद नोटिस ले रहे हैं वगैरह वगैरह। तो इन चीज़ों को भी सामने रखना चाहिए। दूसरा ये है कि मेरी इतला के मुताबिक जो कुछ वहाँ की जो ताकतवर इदारे हैं, उन्होंने ये मैसेज दिया है पब्लिक को कि जी ये जो कुछ हुआ था पेशावर में, उसके ज़िम्मेदारान को सज़ा दी जा चुकी है। उसमें एक बंदा भी ऐसा नहीं है जो सज़ा से बच गया हो, और जाहिर है कि उन लोगों का इन लोगों से कोई ताल्लुक नहीं कि जो इस वक्त जिनके साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं वगैरह वगैरह। तो जाहिर है कि इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये एक सिचुएशन तो बहरहाल मौजूद है। आपकी जो
खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में और स्पेसिफिकली उन इलाकों में जिनको पहले हम इलाका गैर कहते थे, जो कबायली इलाके हैं और जिसके अंदर मिलिटेंसी बाज़ाहिर हमें बताया जा रहा है कि ख़त्म हो गई है, लेकिन इनफैक्ट मिलिटेंसी के कहीं ना कहीं किसी न किसी शक्ल में आपको कुछ न कुछ ऐसे वाक़यात नज़र आते हैं। और उसमें ज़ाहिर है कि पूरी एस्टेब्लिशमेंट का ये इंटरेस्ट बनता है कि किसी न किसी तरीके से उस खित्ते के अंदर हालात को कंट्रोल करे, स्पेसिफिकली एक ऐसी सिचुएशन में कि जब अफगानिस्तान में खुद उनकी मर्जी के मुताबिक जो है वो तालिबान आके बैठ गए। लेकिन तालिबान ने आके बैठने के बाद जिस चीज़ को फ्लैटली रिफ्यूज़ किया है वो उनके साथ वो अनकंडीशनल किस्म की जो कोऑपरेशन है जो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, स्पेसिफिकली इन इश्यूज पे कि ये जो इन इलाकों में रहे आबाद पख्तून हैं, उनकी तहरीकें क्या हैं, उनके मुतालबात क्या हैं, उसमें दहशत गर्दी का इशू क्या है, उनका वहाँ की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के साथ किस तरह का ताल्लुक बनता है, उसको किस तरीके से डील किया जाए। इस पे जाहिर है कि तालिबान के साथ ये सेम पेज पे नहीं है। चूँकि आप जो कुछ भी कह दें, ये एक हकीकत है कि तालिबान इन सारे इश्यूज़ पे जो जिनको हम टेररिस्ट कहते हैं या रेडिकल कहते हैं या एक्सट्रीमिस्ट कहते हैं, उनकी हमायत करते हैं। चूँकि उनमें और तालिबान में डिसिप्लिन से लेके तो आइडियालॉजी तक किसी चीज़ में भी कोई कंसिडरेबल फ़र्क नहीं। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये हेडेक बन रहा है जो हार्ड कोर आपकी एस्टेब्लिशमेंट है कि किसी न किसी तरीके से इस मामले को हल किया जाए, वरना ये मसला जो है वो हाथ से निकल सकता है। और अगर आप इसको हिस्टोरिकली देखें पीछे से जाके, पहले दिन से 1947 से लेके इसकी मुख्तलिफ शक्लें जो हैं वो सामने आती रही हैं अफगानिस्तान की हुकूमतों के साथ। वहाँ किस किस्म की हुकूमत है, वो आपकी हमायत में है या आपके ख़िलाफ़ है, लेकिन इन इलाकों के हवाले से और ये जो पख्तून बेल्ट है, इसके जो इश्यूज़ हैं, इसमें जो फ्री मूवमेंट का मसला है, इसमें जो बॉर्डर्स कंट्रोल का मसला है, ट्रेड और एक्सचेंज का मसला है, इन सब चीज़ों पे आपको पता है कि हमेशा इख्तिलाफ रहा है जो तालिबान भी ख़त्म नहीं कर सकते। इसलिए ये एक बहुत बड़ी सरदर्दी बनती जा रही है इन लोगों के लिए, और यही वजह है कि ये अब किसी न किसी तरीके से मुज़ाकरात के ज़रिए किसी और तरीके से इसको हल करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, एक बात बताएं, जो बड़ी बात सामने आ रही है कि ये सारी जो टॉक्स हो रही हैं टीटीपी के साथ, इसमें एम्बिग्विटी है, ये पता ही नहीं है टॉक्स क्या हो रही हैं, नेगोशिएशन सामने ही नहीं आ रही, अवाम को बताया नहीं जाता, चीजें कंट्रोवर्शियल हैं, पार्लियामेंटेरियंस को ऑन बोर्ड नहीं लिया जाता, और ये पार्लियामेंट को ये तो एक रबड़ स्टैम्प फजूल सी कोई अदारा बना देते हैं, इनकी वैल्यू खत्म कर देते हैं पार्लियामेंट की। तो इसकी क्या, इस तरह की जब दहशतगर्द ग्रुप जिन्होंने रियासत को हजारों लोगों को शहीद किया हो, आर्म्ड फोर्सेस को शहीद किया हो, जब उसके जो टॉक्स होती हैं अवाम के साथ, वो जो डिस्कशन हो रही होती है या जो निगोशिएशंस होती हैं, वो अवाम के साथ या पार्लियामेंट के साथ या मीडिया के साथ शेयर नहीं की जाती, तो नॉर्मली इसकी क्या इम्प्लीकेशंस होती हैं? लोगों के अंदर गम और गुस्सा होता है, लोग जानना चाहते हैं, जिनके लोग शहीद हुए हैं, मारे गए हैं, वो इसको कैसे आप ठंडा कर सकते हैं? क्योंकि रियासत के काम है जवाब देना ना, जिस तरह आपने अपने जवाब में कहा कि वो जो साना पिशावर एपीएस वाले थे उनके लोगों को तो सजाएं मिल गई, लेकिन बाकियों को तो सजाएं नहीं मिली। तो कुछ ना कुछ तो बताना है कि आप क्या बात कर रहे हैं, और आप चीजें कुछ शेयर ही नहीं करते किसी के साथ, आप बताते ही नहीं है किसी को। तो इसकी क्या रिपोर्कशंस होती हैं जब रियासत इस तरह के मुआहदे कर रही होती है, हुकूमतें इस तरह के मुआहदे कर रही होती हैं, लेकिन वो अवाम से छुपा रही होती हैं और अवाम तक चीजें सामने नहीं आ रही होती? देखें जी, कोई भी जो लेजिटिमेट गवर्नमेंट है और कोई दुरुस्त काम कर रही है, उसको अवाम से छुपाने की जरूरत महसूस नहीं होती। ये इस तरह की जो सिक्रेसी की पॉलिटिक्स होती है, ये बेसिकली होती है इस तरह के स्ट्रेटेजिक मामलात में जब आप दूसरे मुल्कों के साथ डील कर रहे हैं। मसलन कोई ऐसा, हमारे पाकिस्तान और इंडिया के साथ क्या कोई नेगोशिएशन हो रही है बिहाइंड द सीन करूंगा, और वो ये है कि जब टीटीपी के साथ टीएलपी के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं, टीटीपी के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं,
तो एक जमात है जिसका नाम है अहले सुन्नत वल जमात, जिसको स्पाई सहाबा कहा जाता था, वो भी बैन की हुई थी हुकूमत ने। अब वो कह रहे हैं कि हम भी अवाम सड़कों पे लेके आएंगे कि हमें जो आपने दहशतगर्द जमात करार दे के या प्रोस्क्राइब ऑर्गेनाइजेशन किया हुआ है, तो हमें भी जो है वो बहाल करें और हमारा जो स्टेटस है वो भी बदलें। तो आप क्या समझते हैं, क्या ये स्नोबॉल इफेक्ट होगा? ये क्या, इसकी क्या वैल्यू हो सकती है? ये जो ओवरऑल आपने टीटीपी को देख ले, चलो टीटीपी को एक और फिराए में आप ले लें, आप टीएलपी को ले लें कि आपने ये सारी जमातों को, क्योंकि वो लोग बैठे हुए थे, उन्होंने कहा जी हम तो नहीं जा रहे, हम तो नहीं जाएंगे, हम तो जब तक आप हमारी जमात को और हमारे लीडर को छोड़ते नहीं है हम नहीं जाएंगे। सो आप क्या समझते हैं सर, ये कोई नई वेव शुरू हो जाएगी कि अगर दो जमातों के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं तो जिनको माजी में कहा बैन किया हुआ वो कह रही हैं हम भी सड़कों पे अवाम लेके आएंगे? देखें जी, बिल्कुल स्नोबॉल इफेक्ट्स होंगे, ये एक सीधी सी बात है। और वैसे इसको अगर आप थोड़ा सा आप गहराई से देखें तो ये जितनी जो 80-85 के लगभग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनके ऊपर एक ही तरह के चार्जेस हैं। चार्जेस की शिद्दत में कमी बेशी हो सकती है कि इसने 100 बंदा मारा या इसने 50 मारा, लेकिन चार्जेस इन प्रिंसिपल सेम है। और अब आप उनको अगर इस तरीके से जो है वो पाक और साफ बना के अवाम में ले आ रहे हैं, तो उसमें भी आप जो प्रिंसिपल अप्लाई कर रहे हैं वो सब पे अप्लाई होते हैं ना, कि चलें जी ये बैन ऑर्गेनाइजेशन थी, ये हमने बैन की चूंकि एक वक्त में इसकी एक ज़रूरत थी, तो अब जो है वो इस वक्त इनकी ज़रूरत नहीं रही है, तो हम इनको वापस क्लियर कर रहे हैं। तो उस सिलसिले में फिर आप ये नहीं कर सकते कि आप बिल्कुल उसी से मिलती जुलती दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को रिफ्यूज करते हैं, क्योंकि उसमें मैं समझता हूं कि उनका हक बनता है कि वो कोर्ट में जाएं, आपके खिलाफ रिट दायर करें और कोर्ट जो है उनके हक में डिसीजन करे। जो वो नहीं करेंगे या कर नहीं सकते, क्योंकि पाकिस्तान में जो जुडिशल सिस्टम है और जिस तरह की पॉलिटिक्स है उसकी मौजूदगी में ज़ाहिर है चीज़ें इतनी ब्लैक एंड वाइट नहीं है। लेकिन किसी भी लॉ, जो रूल ऑफ लॉ वाला मुल्क है, उसके अंदर अगर आप ये प्रिंसिपल लेके एक ऑर्गेनाइजेशन को बैरी कर देंगे तो दूसरी को आप इस तरीके से बैन नहीं रख सकते, क्योंकि उसके प्रिंसिपल जो है वो सेम है, क्राइटेरिया सेम है, उसूल और ज़वाबित जो है और जो लॉज अप्लाई होते हैं वो सारे सेम है। तो ये फिर खुद ही जब प्राइम मिनिस्टर साहब कहें कि जी ताकतवर के लिए और लॉ है, जिसका मतलब है जिसका डंडा ज्यादा लंबा है या जिसका रंग ज्यादा गहरा है उसके लिए और लॉ है, और जिसका डंडा छोटा है उसके लिए और लॉ है। यानी जो इस तरीके से आपको मजबूर कर सकती है ऑर्गेनाइजेशन सड़कों पे आके रास्ते रोक के आप उसको छुट्टी देते जाएं, और जो नहीं कर सकती उनको जेलों में रहने दें। तो ये कोई इस तरह रियासत नहीं चलती, ना इस तरह मुल्क चलते हैं, ना इस तरह कानून और ज़ाब्ते चलते हैं। और उसका नतीजा ये निकलता है कि एक वक्त में लोगों का एतमाद उठ जाता है रिट ऑफ दी जो है स्टेट से, और वो फिर बावक्त ज़रूरत उसको मानने से इनकार कर देते हैं। और यही तारीख में बार बार हमने देखा है। ये तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ये एक अनहोना, एक जंगल के बादशाह वाला काम है कि आप अंडे दें या बच्चे दें, जी कौन होता है हमसे को पूछने वाला, या कौन सा प्रिंसिपल। चले, थैंक यू।